नमस्कार दोस्तों। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। इसमें जो टीचर का 2 एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और बीपीएससी में जो पूछा हुआ 10 साल का क्वेश्चन होगा उसका एमसीक्यूज होगा। इससे आपको होगा कि मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रही है। इसलिए मॉडर्न इम्पोर्टेंट जो TR1 TR2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो 1 से लेकर 12वीं तक हिस्ट्री का क्वेश्चन और बीपीएससी का क्वेश्चन, तो ये दोनों का मिक्सचर ही होगा। इससे आप लोगों को आने वाली TR3 में मदद मिलेगी। तो देख लीजिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ की थी? सूरत में की थी। सूरत में स्थापित की थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो किसके? जहांगीर के समय में आया था। देखिए 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसी अब यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि इतनी इजी भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है टीचर में। 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इससे आपको मदद मिलेगी। देख लीजिए, थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो बताइए, 1632 में स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में स्थापित की। देखिए 65वां जो बीपीएससी हुआ था 65 में, उसमें प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट गजिस्ट्रियर इतिहास के किस मानक पुस्तक या अन्य 1632 में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने से प्रश्न पूछा, इसका उत्तर 1632 होगा। तो इसी एकदम इम्पोर्टेंट जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है या टीचर में, वही मैं लेके आया हूँ, इसलिए आपको इसे बहुत हेल्पफुल मिलेगा। देख लीजिए, निम्नलिखित प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण तत्कालीन कारण यही था। क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, तो पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन ही कराते जा रहा हूँ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किस के खिलाफ लड़ा गया था? तो जानते हैं आप लोग, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 में अंग्रेज और वांडीवास के बीच फ्रांसीसी का युद्ध हुआ था। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। किस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से होता था, आप लोग जानते हैं। कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? बिहार था। बिहार में अफीम का उत्पादन होता था, बहुत पैमाने पर होता था उस समय। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद की उपदीवान किसे बनाया था? तो
मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किसको बना दिया था? मोहम्मद रजा खां को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीर कुंवर सिंह राजा थे। वीर कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो आप लोग जानते होंगे जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। बिहार के शाहाबाद जिले के थे। बीपीएससी अगर आप दीजिएगा तो वहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो एक न एक क्वेश्चन ही रहता है। तो आपको पीटी भी, टीटी में भी काम देगा, बिहार शिक्षक भर्ती में भी, और वहाँ भी। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में ग्राम 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति के समय अदम्य साहस और वीरता, कुशलता और सेना नायक के कारण उन्हें बिहार में सिंह कहा गया। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर वो जगदीशपुर के रहने वाले थे, तो जगदीशपुर से संबंधित थे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। 30 नंबर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आरा में शामिल हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं मार दीजिए कि जगदीशपुर का वो रहने वाले थे कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब आप जानते, कानपुर से भाग लिए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। बेगम जीतन महल दिल्ली से थे। तो लगभग सभी ने भाग लिया था। पटना के 1857 के संग्राम में नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 और 20 जनवरी 1859 तक केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर था। जो 1857 का विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर था। ये बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नर के विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट अय्यर द्वारा दबा दिया गया। पटना से कौन लड़ रहे थे अंग्रेज की तरफ से? विलियम टेलर थे। एक और पटना के कौन थे? पुस्तक विक्रेता पीर अली। आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। पीसीएस में पूछा जाता है, बिहार टीचर में भी पूछा है, इसलिए आप लोग याद रखिए। जगदीशपुर राजा थे, कहाँ के राजा थे? और
जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कहाँ से किया था? तो बिहार से किया था नेतृत्व। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर या साहूकार या कृषक या जमींदार। तो दूसरा और चौथा, खेतिहर मजदूर और जमींदार तो ऑलरेडी भाग नहीं लिया था, क्योंकि बहुत ऐसे जमींदार थे 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों का साथ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी दूसरा देख लीजिए ऑप्शनल। 1857 के दरभंगा, डुमराव, इटावा के राजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। कौन सा होगा ऑप्शन? तो ये होगा 43 नंबर देख लीजिए। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। तो कौन होगा बताइए? मुंगेर अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? जो 1857 का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा ऊपर सुना दे रहा हूँ। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 को हुआ। यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। और अपने अल्पवयस्क पुत्र बीरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल के आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा बताइए? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रहा, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र भी रहा था। अठारह के विद्रोह के बाद किस ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा, सिख एवं पंजाब प्रांत से किया था। किसे किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत से किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज एवं नव संगठित संबंधित है? पीला आयोग। कौन सा आयोग संबंधित है?
तो पीला आयोग है। देखिए 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पीला आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। जो रैयत थे किसके बारे में नहीं था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, क्योंकि जो नील की जो लगान लगती थी उतने पैसे किसान को ऊपर ही नहीं हो पाते थे, उतने पैसे भी नहीं कमा पा रहे थे। क्यों करना चाहेंगे भाई? ज़बरदस्ती उसे करवा देते। देख रहे 64वीं बीपीएससी पीटी में 18 में पूछा गया था क्वेश्चन ही। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। और दिक्कू और गैर आदिवासी हम क्या बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जो थे किसके पक्ष में थे? उत्तरांचल के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? उत्तरांचल के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह झारखंड में एक जगह है सिंहभूम, उस क्षेत्र में हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह हुआ कब हुआ था? हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था। इसका प्रमुख संथाल परगना था। कौन था? संथाल परगना। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो उपद्वीप में से एक से अधिक था। बिहार हो गया, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को खिलाफ बगावत की? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसने नहीं की थी? हैदराबाद का निजाम नहीं किया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? किसने नहीं किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं 67 बीपीएससी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी 23 खत्म हुआ है, तो ये अभी 24 है, तो ये 22 में 67 बीपीएससी में पूछा गया है, तो याद रखिए। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तभी लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। याद रखिएगा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अस्थायी बंदोबस्त
किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। थोड़ा ही मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। 1793 ईस्वी कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी कला में भू राजस्व अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जमीन जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी इसी का नाम है। अस्थाई बंदोबस्त का ही नाम है दोस्तों कि इस्तमरारी, जागीरदारी और मालगुजारी एवं विस्वेदारी, इसी का 4 और नाम है। तो एक 5 नाम हो गया सारे जुड़ के। आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना था। 10/11वां भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीगत और भद्र नवाब थे। बिहार में परमानेंट सेटिलमेंट लागू करने का क्या कारण था? बिहार में परमानेंट सेटिलमेंट लिख दिया, सेटलमेंट होगा, लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। रेतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रेतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रेतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। रेतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु बाराहमल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुई। तो टॉमस मुनरो का संबंध रेतबारी व्यवस्था से है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। मौरबी रियासत के निवासी एवं ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की और 1867 में इन्होंने पाखंडी पत्रिका लहराई। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड, वेदभास, भूमिका, ऋग्वेद, पंच महायज्ञ, विधि तथा बल्लभाचार्य मत पाखंड प्रमुख है। इनका ही ये पुस्तक। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शशि कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, प्रकाशन किया गया था। स्थापना बोलो। निम्नलिखित अखबारों से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। न्यू इंडिया, तो यंग इंडिया, तो फ्री प्रेस जर्नल की लीडर, तो लीडर होगा। फ्री प्रेस जर्नल का न्यूज एजेंसी थी। जो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवाद के नेता थे। इन्होंने मध्य में उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुक्त आकार किया? वर्ग को मुक्त किया।
तो बुद्धिजीवियों को किया, नगरीय एवं उच्च जातियों को किया, निर्धन सर्व साधारण वर्ग को भी किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? कौन थे? राजा राममोहन राय को कहा जाता है राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत का भविष्य तथा मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, देखिए कितने नामों से पुकारा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा यंगदूत कहा गया। ये किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। सती प्रथा का विरोध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से यही ना ख़त्म किया था। जब इसकी जो राजा राममोहन राय थे, जब इसकी जो बड़े भाई थे इसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो जो इसकी भाभी रहती है उसको सती होना पड़ता है। इसी को देखते हुए राजा राममोहन ने एक प्रण ठान लिया कि सती प्रथा के विरुद्ध इसने आवाज़ उठाना शुरू किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से इसने सती प्रथा को ख़त्म किया। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राममोहन राय ही थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा गया, नाम से जाना गया। इस समाज की मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ब्रह्म समाज जो था ये मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया और एक ब्रह्म समाज की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन उच्च विधि के रूप में मानवता की सेवा पर राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में की गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी। सती को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? सती को गैर कानूनी घोषित किसने? विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राममोहन राय ने खत्म किया था। सती को गैर कानूनी घोषित किया था। देख रहे हैं 63 बीपीएससी 2017 में पूछा था, 63वीं बीपीएससी यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पंडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पंडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पंडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद नराडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। नराडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब कर दी थी? 1897 में की। गुरु की स्मृति में की थी। उन्हें संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं तथा व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म नॉन हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रीजनल में
पार्लियामेंट ऑफ रीजनल में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सबसे पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छोड़ो की बहुत भर्त्सना की। इसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। इनके अनुसार भूखे व्यक्ति इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संवाद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। किसमें? देखिए 66 में बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही पीसीएस में पूछा हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज। आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित है? दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापित है। दयानंद सरस्वती का मूल शंकर ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ करते हैं? बम्बई में स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। इसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। क्या नारा दिया? वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक चिन्ह, मूर्ति पूजा, बहुउद्देश्यवाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे और वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्ध सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम एच.बी. ब्लावेट्स्की ने। मैडम एच.बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला अध्यक्ष पूछती ना तो सरोजनी नायडू होगी, नहीं तो एनी बेसेंट होगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट होगी। देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू होगा। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? तो ज्योतिबा फूले के। देखिए 48वीं बीपीएससी 52वीं में पूछा गया था, प्री 2008 में पूछा था, तो ये बराबरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्योतिबा फूले के। देखिए नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ। क्या था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चला गया था।
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पंजाब भूमि हस्ताक्षर अधिनियम, पंजाब भूमि हस्ताक्षर अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्ताक्षरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में जो एक आंदोलन चला था, अवध मतलब यूपी में, तो इसका उद्देश्य क्या था? किसानों से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था एक आंदोलन? तो किसानों से जुड़ा हुआ था। सरकार को लगान देना बंद करना है, जमींदारों को अधिकार की रक्षा करना है, सत्य बंद करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह कि अगर अच्छे MCQs आपको चाहिए कमेंट कीजिए, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। थैंक यू।